नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते ही जा रहे हैं। मोदी जितना सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी उतना ज्यादा सवालों के तीर उन पर छोड़ रहे हैं। आज फिर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने 5 सवाल नरेंद्र मोदी से किए हैं और साथ ही ये भी बता दिया है कि मैं कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से। यानी राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि मुश्किल सवालों का सामना करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में नहीं है, तो आसान सवाल के ही जवाब वो दे दें। आइए देखते हैं कि राहुल गांधी ने इस पोस्ट में लिखा क्या है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, देखिए लंबा सा पोस्ट है लेकिन महत्वपूर्ण है। यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। इसमें सवाल नंबर 1 में पूछ रहे हैं, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, अगर हम जीएम सोया तेल से के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? ये कह रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं, तीसरा सवाल, कि जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या ये समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? नॉन ट्रेड बैरियर्स, यहाँ पे नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत का जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रिक्योरमेंट यानी खरीद को कमजोर करने, या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? और 5वां सवाल है इनका कि एक बार ये दरवाज़ा खुल गया तो हर साल इसे और ज़्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी, या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज़ पर रख दिया जाएगा? किसानों को ये सफाई तो मिलनी ही चाहिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये सवाल इसलिए क्योंकि जब आप कृषि या ट्रेड डील की बात कर रहे हैं तो उस ट्रेड डील में ये तमाम बातें आती हैं जिस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अब राहुल गांधी ने 5 आसान और सीधे सवाल पूछे हैं नरेंद्र मोदी से, और देखते हैं कि इनके लिए शिवराज सिंह चौहान को मोदी आगे करते हैं या पीयूष गोयल को या हरदीप पुरी फिर आकर कोई नया बयान देकर बातों को घुमा जाएंगे। क्योंकि हरदीप पुरी लगातार अपनी बात में फंसे हुए हैं, अलग अलग चैनलों में जाकर जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं वो आप देख रहे हैं, और पीयूष गोयल तो सीधे कह रहे हैं कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी ने किसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। वैसे बीजेपी ने तो अब ऐलान ही कर दिया है कि मोदी सवालों से परे हैं। एक टीवी चैनल के एक अदालती कार्यक्रम में उसके इंटरव्यू के दौरान निशिकांत दुबे से राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पूछा गया कि विरोधी दल के नेता का कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उन्हें चैलेंज करता हूं, इसीलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा है, ये देखिए, ये जो निजी चैनल है इंडिया टीवी है, निशिकांत दुबे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें तो अपने आप में सवाल करना चाहिए, अपने आप से सवाल करना चाहिए। वहीं अमित शाह का भी एक बयान सामने आया है कि ट्रेड डील पर एफटीए पर चर्चा के लिए राहुल गांधी मंच तय कर लें। बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आपके साथ चर्चा कर लेगा कि किसानों का नुकसान किसने किया है। यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बता देगा राहुल गांधी को कि किसानों के साथ अत्याचार, उसका नुकसान किसने किया है। तो अमित शाह क्या ये बता रहे हैं कि भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष मोदी से ज्यादा काबिल है? ये सवाल उठता खड़ा होता है। और क्या इसीलिए वो जवाब देगा, या अमित शाह ये मान रहे हैं कि मोदी किसी बात का जवाब देने के लायक ही नहीं है? क्योंकि विपक्ष तो सवाल हमेशा प्रधानमंत्री से ही करता है, उनकी सरकार से करता है। क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष सरकार में है?
कैबिनेट में है? अगर नहीं है तो फिर ये सवाल वाजिब नहीं है, ये आंसर वाजिब नहीं है। और अगर कह रहे हैं यहां अमित शाह कि हमारे भारतीय युवा जनता मोर्चा का जो अध्यक्ष है, जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष है वो बता देगा, तो बात वही है कि क्या नरेंद्र मोदी उस काबिल नहीं है? और ये सवाल फिर कहता हूं कि सवाल अगर विपक्ष प्रधानमंत्री से नहीं करेगा तो किससे करेगा? और यही लोकतंत्र की परिपाटी भी है कि देश चलाने का जिम्मा जिसके ऊपर है, जवाब देने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। लेकिन यहां तो लोकतंत्र की उल्टी गंगा जो है वो मोदी और उनके मंत्री बहाने में लगे हुए हैं। कमाल की बात है कि उद्घाटन करना हो, ट्रेन को हरी झंडी दिखानी हो, या सैटेलाइट लॉन्च होते वक्त इसरो में मौजूद रहना हो, तो ये सारे काम नरेंद्र मोदी करते हैं, मगर जवाब देने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष करेगा। बहुत वाह, बहुत खूब। खैर, ये मोदी और समूची बीजेपी का अहंकार है जो वो खुद को जवाबदेही से परे समझ रहे हैं, सवालों से ऊपर समझ रहे हैं अपने आप को। और निशिकांत दुबे यही बात कह रहे हैं, अमित शाह यही बात कह रहे हैं। इसी अहंकार में आज हरदीप पुरी को उनके जन्मदिन पर मोदी ने बधाई दी है और पुरी ने भी बाकायदा इसका धन्यवाद दिया है। सामान्य हालात हों तो ये बधाई और धन्यवाद मायने नहीं रखते, लेकिन इस समय पूरा विपक्ष हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहा है क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया हुआ है। और ऐसे में अगर मोदी सार्वजनिक तौर पर पुरी की पीठ पर हाथ रखते हैं, हाथ रखा हुआ दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं कि हरदीप सिंह पुरी के ऊपर मेरा हाथ है, तो वो विपक्ष की अवहेलना कर ही रहे हैं और अपना घमंड भी दिखा रहे हैं कि चाहे किसी का नाम कितने भी गंभीर अपराध में जुड़ा हो, उससे जुड़े हुए मामले में आए, अगर वो शख्स नरेंद्र मोदी के काम का है तो वो फिर मोदी उसे सिर माथे पर बिठा कर रखेंगे। दूसरी एक खबर और देता हूं। ओम बिरला साहब, आप जानते हैं ओम बिरला साहब के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर 9 मार्च को सुनवाई होगी, इस पर चर्चा होगी सदन के अंदर, लोकसभा में। लेकिन अब जब बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है तो उसमें ओम बिरला साहब जा रहे हैं। किस हैसियत से जा रहे हैं ओम बिरला साहब? क्या वो विदेश मंत्री हैं? क्या वो कैबिनेट में हैं? वो तो अलग हैं, वो अध्यक्ष हैं और इस वक्त आरोप झेल रहे हैं, उनको उन आरोपों का सामना करना है। तो ये दो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। एक तरफ हरदीप सिंह पुरी, जिनके जन्मदिन पर जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, विपक्ष चाहे कितना भी रोना गाना कर ले, विपक्ष चाहे जितना भी हमला करे, लेकिन मैं उसी के साथ हूं जो मेरा साथ दे रहा है। और ऐसे ही ओम बिरला साहब के साथ हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार को यह घमंड कब तक कायम, उनका घमंड ये कब तक कायम रहेगा, ये घमंड उनको कहां तक लेके जाएगा, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस समय चाहे एसआईआर का मामला हो, शंकराचार्य के अपमान के बहाने साधु संतों को तंग करने का मामला हो, या एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिकी ट्रेड डील की बात हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हर तरह से घिर गई है और संसद से नरेंद्र मोदी को भागना पड़ा है। इसीलिए तो ओम बिरला को कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला हो सकता था, अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। आखिर क्यों? खैर, तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या भागने वाली मोदी सरकार देश में आगे टिक पाएगी या उसकी बिसात अब समेटी जाएगी। विपक्ष के सवालों में कैसे उलझी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार, जरा उसको और टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। अमरेंद्र उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल साहब, प्रफुल्ल कोलखान जी, और साथ में संजय कुमार सिंह साहब। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आता हूँ प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी को जन्मदिन की बधाई दे दीजिए। आप भी खूब बधाई, खूब आगे बढ़ें, फले फूलें, लेकिन साथ में जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें झूठ तो ना बोलें। नहीं, उनका नाम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा है राजीव, जो पूरे मानवता के नाम पे कलंक है, और नाम वैसे ही जुड़ गया है बाकायदा, जानते हुए कि वो व्यक्ति इतना कलंकित है, बलात्कारी है, सजाए जाफ्ता है, उसके साथ आप मिल रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार मिल रहे हैं। तो और उससे पूरी आपकी ईमेल एक्सचेंज हो रही है।
तारीफें की जा रही हैं, तो मैं ऐसे व्यक्ति को तो जन्मदिन की बधाई नहीं दे पाऊंगा। मोदी जी का अपना चुनाव है, मोदी जी की अपनी शख्सियत है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों बातें आपने ओम बिरला जी की चर्चा की और हरदीप पुरी के जन्मदिन की बधाई, ये दोनों बातें नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं कि वो नैतिकता और अनैतिकता, अगर दो पलड़े हैं तो अनैतिकता को का चुनाव करते हैं कि उसके साथ खड़ा होना है। पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, और ऐसे लोग जिनके नाम जुड़े हुए हैं वो लोग इस्तीफे दे रहे हैं, उनके परिवार के लोग आके कबूल कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं लोग, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है इतने ऐसे व्यक्ति के साथी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये मामूली बधाई नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी एक स्टैंड ले रहे हैं कि हम नैतिकता के साथ नहीं हैं, हम महिला सुरक्षा के मामले पे हमारा एक रास्ता है, एक अपना हमारा चुनाव है, हम बच्चियों के बलात्कार पे एक स्टैंड ले रहे हैं, वो ये है स्टैंड। तो ये एक बड़ा अनोखा जन्मदिन का संदेश है, ये मामूली नहीं है, और ये पूरी उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, उनकी राजनीति को दर्शाता है कि किस तरीके की राजनीति नरेंद्र मोदी करते आए हैं, और वो सिलसिला 2002 से शुरू होता है जो अब तक जारी है। दूसरा कि ओम बिरला, आपने चर्चा की कि आप विदेशों में किसको भेजते हैं। राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे भारत के नागरिक होते उपराष्ट्रपति, गवर्नमेंट के हेड है प्रधानमंत्री। गवर्नमेंट के हेड प्रधानमंत्री अगर किसी और कार्यक्रम में व्यस्त है, किसी एआई समिट में जा रहे हैं उनको, तो आप किसको चुनाव करते हैं? या तो विदेश मंत्री का, या फिर सेकेंड इन कमांड गवर्नमेंट का, या फर्स्ट नागरिक का, पहले नागरिक का, राष्ट्रपति का, अगर आप उतना महत्व देना चाहते हैं तो। लेकिन आप अगर ओम बिरला को चुनाव कर रहे हैं तो आप एक राजनीतिक संदेश भारत में दे रहे हैं कि हम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं। और वहां पे केवल ओम बिरला नहीं होंगे ना, वहां पे तमाम देशों के लोग भी होंगे, बांग्लादेश के लोग भी होंगे। तो क्या वो खबरों से इतने महरूम हैं लोग? क्या उनकी एम्बेसीज उनको इन्फॉर्म नहीं करती हैं? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या उनको राजनीतिक लोग हैं तो उनको पता होगा कि ओम बिरला साहब के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव है, और उनको आप रिप्रेजेंटेटिव अगर बना के भेजेंगे भारत का, तो आप भारत की छवि के साथ, भारत की लोकतंत्र, भारत की जो नैतिक बल की जो ताकत है उसको आप खंडित कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये दोनों बातें दर्शाती हैं कि मोदी साहब किसका चुनाव करते हैं, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि वो एक नैतिक आधार जो है वो खो चुके हैं। उनके सामने बड़ा अच्छा मौका था तीसरी बार बनने के बाद कि वो नई स्लेट से जीवन शुरू करते और अपने आप को एक स्टेट्समैन के तौर पे साबित करते। पंडित नेहरू की बात करते, पंडित नेहरू भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक स्टेट्समैन के तौर पर जाने जाते। उनकी आप आलोचना करेंगे तो आप ही के ऊपर कीचड़ गिरती है। तो ये एक दूसरी चीज कि एक समाज में तब्दीली आ रही है जिसको कि शायद मोदी जी नहीं देख पा रहे हैं, या देखना चाहिए उनको, या वो अपने इको चैम्बर में इतना फंसे हुए हैं। कल ही की बात है राजीव जी कि कल वैलेंटाइंस डे था, और तमाम बजरंग दल और हिंदू आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, मोदी जी के सब समर्थक वाले संगठन, ये सब पार्कों में गए और लड़के लड़कियों को मारने पीटने का काम किया। इनको लिटरली खदेड़ा गया वहां से। तमाम युवा और हिंदू युवा आगे सामने खड़े हुए, और इनको मुंह की खानी पड़ी, इनको भागना पड़ा। कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देंगे जी। एक दीपक मोहम्मद उत्तराखंड के,
कोटद्वार, उसको पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। तो उसके आप देखिए कि समाज के जो नई वैल्यूज हैं वो कहाँ जा रही हैं और मोदी जी कहाँ जा रहे हैं। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वहां पे आप जिसका नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ रहा है और कोई किसी गलती से जुड़ जाए, किसी के नाम ले दिया, कहीं कोई नाम आ जाए, वो तो छोटी बात होती। बात यह कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये जानते हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो कन्विक्टेड है। और तीसरी और एक आखिरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, किसी समझौते की बात मैं करूंगा सेकेंड राउंड में, लेकिन एक इंटरनेशनल एजेंसी इंदिरा गांधी ने बनाई जिसका नाम था रॉ, विदेशी मामलों की इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। जनता सरकार आने से पहले कोई जानता नहीं था कि रॉ नाम की कोई एजेंसी भी है इस देश में, जिसके पहले प्रमुख थे आर एन काओ। जनता सरकार आई, मोरारजी देसाई आए, तो वो पब्लिक डोमेन में आ गई और उसी रॉ को तमाम देशों ने बुलाया अपने देशों में इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्थापित करने के लिए। और अब आप देखिए कि मोदी के रेजिम में वही इंटरनेशनल एजेंसी, बहुत सेलिब्रेटेड एजेंसी जिसके तमाम सारे ऑपरेशंस दुनिया भर में हुए, वो एजेंसी कटघरे में खड़ी है, अमेरिका में अदालती कटघरे में खड़ी है। कितनी शर्म की बात है कि किस तरीके से के आधे अधूरे सूचनाओं पे किस तरीके से नॉन प्रोफेशनल तरीके से वो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिनका ये हश्र होता है कि एजेंसी, भारत की एजेंसी, प्रीमियर एजेंसी, वो किसी विदेशी अदालत में कटघरे में खड़ी है। तो ये सब चीजें बता रही है कि कितनी नरेंद्र मोदी जी का जो शासन है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है और जो उनका इकबाल है, वो उसकी गवाही दे रही है कि कितना बचा है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं अमलेंदु जी, अगर इन तमाम मसलों को देखा जाए, मुद्दों को देखा जाए, जिसमें आप देख रहे हैं हरदीप पुरी का मामला, हरदीप पुरी का जन्मदिन, बहुत ठीक है जन्मदिन है आज, लेकिन जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं वो वही जो अभी प्रशांत जी कह रहे हैं, और ओम बिरला साहब को भेज रहे हैं आप वहाँ, बांग्लादेश भेज रहे हैं, क्या आपके विदेश मंत्री नहीं हैं क्या, या कहीं और गए हुए हैं? सवाल तो पैदा होगा। और ये दो आज की तारीख में दोनों कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, चाहे हरदीप पुरी हो चाहे ओम बिरला हो। ऐसे में इन दोनों के पीठ पर हाथ रखना, ये दिखाना कि मैंने ऑलरेडी हाथ रखा हुआ है इनके पीठ पे, तो इसका मतलब है कि आप देश की जनता जो आपको वोट दे रही है उसके साथ कहीं ना कहीं आप या तो दगा कर रहे हैं या आप दिखा रहे हैं कि नहीं यहाँ रहना है तो फिर जैसे मैं चाहूँगा, क्योंकि कुसत्ता मेरी है। इसको कैसे देखा जाए, आप कैसे देखते हैं? और जबकि तमाम बहुत सारे मसले, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें एप्स्टीन फाइल्स तो अभी भी बहुत ऊपर है, टॉप पे है, और आने वाले समय में पता नहीं क्या बड़ा विस्फोट होने वाला। अभी 3 मिलियन फाइलें अभी और उसमें अपलोड होना बाकी हैं, 3 मिलियन ही हुई हैं, अभी ढेरों हैं। और कहा जा रहा है बहुत सारी फाइलें जो ट्रंप साहब ने दबा के रखी हुई वो भी अब निकलना है, क्योंकि लगातार वहाँ के जो डेमोक्रेट्स हैं, जो सांसद हैं, डेमोक्रेट सांसद, वो लगातार कोर्ट से भी कुछ परमिशन ले रहे हैं, एक्सेस करने की परमिशन ले चुके हैं उन फाइलों को, जो वहाँ डेमोक्रेट्स लेंगे, एक्सेस कर सकते हैं वहाँ के सांसद, नॉट ओनली डेमोक्रेट्स। तो ये चीज़ें जब बाहर आएंगी तो और हो सकता है कि अपने यहाँ और विस्फोट हो। खबर ये भी आ रही है इस बीच कि ये AI समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक इजराइल जाने वाले हैं। चलिए ये जानकारी दे रहा हूँ। शुभकामनाएं प्रधानमंत्री को कि इजराइल जाएं, और जैसा कि आया है फाइलों में कि वहां उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। देश परिचित नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री में बहुत अच्छा नृत्य भी कर लेते हैं, तो इन फाइलों से पता चला। इसके लिए बधाई के पात्र है प्रधानमंत्री की। उनकी एक छुपी हुई कला जो थी वो भी सामने निकल कर आई कि प्रधानमंत्री बेहतरीन नर्तक भी हैं। हालांकि पूरे देश को नचा रखा है 12 सालों से प्रधानमंत्री ने,
और पूरा देश नाच रहा है, कहीं नोटबंदी की लाइनों में, कभी कोरोना के लिए, ऑक्सीजन के लिए देश नाच ही रहा है राजीव जी। और प्रधानमंत्री देश को बचाते हुए करने वाले थे प्रधानमंत्री। आवाज़ आपकी जा रही है, पीछे जा रही है आवाज़, आगे आइए जी। लेकिन राजीव जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आखिर किसके इशारे पर नाच रहे हैं। बात तो यहाँ है राजीव जी, प्रधानमंत्री को नचाने वाला आखिर कौन है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी 3 मिलियन फाइल्स अभी और आनी है, और वो आएंगी तब बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। लेकिन राजीव जी, वो 3 मिलियन फाइल्स जो हैं, वो किसी ने देखी हो या ना देखी हो, डोनाल्ड ट्रंप ने तो फाइलें वो देखी ही हैं, इतना तो तय है। और इसीलिए शायद वो धमकी जो दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, मैं चाहूँ तो पॉलिटिकल कैरियर मोदी का बर्बाद कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। अब हमें नहीं मालूम कि उन फाइलों में क्या है क्या नहीं है, और ट्रंप के पास ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं तो उनके पास कुछ होगा भाई, जिससे पॉलिटिकल कैरियर खत्म किया जा सकता है मोदी जी का। हमें तो भरोसा नहीं है कि मोदी जी का कुछ ऐसा होगा कि ट्रंप पॉलिटिकल कैरियर उनका खत्म कर दें। लेकिन अगर ट्रंप कह रहे हैं और प्रधानमंत्री खामोश है इस पे, तो राजीव जी सवाल तो उठते हैं, वरना प्रधानमंत्री इसका जवाब दें खुलकर। लेकिन जो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री राजीव जी मजबूती के साथ हरदीप सिंह पुरी के साथ खड़े हुए और ओम बिरला के साथ खड़े हुए, मैं भी इसको राजीव जी बहुत अच्छी चीज के तौर पर देखता हूं कि हमारा आदमी अगर खराब है तब भी हम उसके साथ खड़े हुए। यह प्रधानमंत्री ने एक संकेत दिया है। और प्रधानमंत्री पहले भी अपने ऐसे लोगों के तमाम के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो पहले एक मेघवाल साहब हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर भी काफी गंभीर आरोप थे, उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया, जबकि अदालत जो थी वो वारंट जारी कर चुकी थी। उनके साथ प्रधानमंत्री मजबूती के साथ खड़े रहे। चिन्मयानंद के साथ प्रधानमंत्री मजबूती के साथ खड़े हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, अपने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, सबके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आप हरदीप सिंह पुरी और ओम बिरला के साथ भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया है कि भाई हम तो अपने लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, जमाना चाहे कुछ करता रहे, देश की जनता चाहे कुछ भी मांग करती रहे, लेकिन हम अपने आदमी के साथ खड़े हैं। यह प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया। तो राजनीतिक तौर पर तो राजीव जी एक अच्छा संकेत है कि भाई हम अपने आदमी के साथ बुरे समय में भी खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप सिर्फ एक पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से आपका क्या दायित्व है ऐसे समय में, ये आपको साबित करना है। तो आपने ये बता दिया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप हैं उसके साथ आप मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो यानी देश की जनता जो है और देश के हित जो हैं वो आपके ठेंगे पर हैं, ये आपने एक तरीके से बता दिया है। अब राजीव जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछ लिए, तो इस सरल से जवाब दे दो। मुझे लगता है राजीव जी, जैसा आपने भी कहा कि अमित शाह जी ने बहुत सही बात कही है कि प्रधानमंत्री के पास तो सवालों के जवाब ही नहीं है, प्रधानमंत्री से बहस क्या होगी। प्रधानमंत्री को बेचारों को पता ही नहीं होगा कि डील हुई भी क्या है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजीव जी, अगर प्रधानमंत्री को पता है कि डील में क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री सदन के अंदर आकर बता दें कि क्या क्या है डील के अंदर। क्योंकि जो भी कुछ डील के अंदर है वो तो ट्रंप को पता है, डील तो ट्रंप ने घोषित की है। मोदी जी ने कोई पता ही नहीं है, मोदी जी तो थैंक यू बोला है सर। तो मोदी जी ने थैंक यू बोल दिया, उस थैंक यू के जवाब में ट्रंप अब क्या क्या ले लेगा मोदी जी से, ये तो पता नहीं। लेकिन अगर जैसा राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी जी कंप्रोमाइज्ड हैं, अगर मोदी जी कंप्रोमाइज नहीं है और डील को मोदी जी ने ही तय किया है, तो मोदी जी को बताने में दिक्कत क्या रही है कि इस डील के अंदर क्या है। मोदी जी बताएं आकर। भाई ठीक है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष आके बता देगा, इसका मतलब भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ज्ञानवान है, विद्वान है, और अमित शाह जी से भी ज्यादा ज्ञानवान है, विद्वान है। लेकिन क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष जो है वो सदन का सदस्य भी है और वाणिज्य मंत्री भी है और प्रधानमंत्री भी है। सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री, सवाल ये नहीं कि प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी बैठे हैं, कल को अमित शाह भी बैठ सकते हैं। तो डील पर सवाल जो पूछे, यार मान लीजिए कल को नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, या जिस तरीके से प्रस्ताव आने वाला है मोदी जी के खिलाफ भी, जैसा निशिकांत दुबे लेके आए राहुल गांधी के खिलाफ, उसी तरीके का अब वो पारित हो जाए, मोदी जी को हटना पड़े, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाए, तो सवाल है उसका जवाब तो प्रधानमंत्री देगा ना, कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष आकर संसद के अंदर जवाब देगा, ये भी सवाल है। तो सवालों के जवाब जो देश की जनता मांग रही है वो कौन देगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा से, भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी आपने देश गिरवी क्यों रख दिया। जवाब इसका प्रधानमंत्री को देना है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को नहीं देना है, ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन को देना है।
ये तो सब बाउंड्री लगाने के लिए आए आदमी, प्रधानमंत्री को कवर करने के लिए। लेकिन देश जिसने बेचा है, जिसके ऊपर आरोप है कि जिसने देश बेच दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, तो सवालों के जवाब भी प्रधानमंत्री को देने ही होंगे। और प्रधानमंत्री ना सवालों से ऊपर है, ना संसद से ऊपर है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सदन के प्रति है, उनका उत्तरदायित्व तो सदन के प्रति है। उनको सवालों के जवाब सदन में देने पड़ेंगे। सदन से भागने से काम चलने वाला नहीं है। और अगर आप भागेंगे तो जैसा कि कहा जाता है कि आप रणछोड़दास हैं, तो आपको फिर कहा जाएगा कि आप वास्तव में भगोड़े हैं। यही शब्द कहा जाएगा, भागने वाले को भगोड़ा ही कहा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो सदन के अंदर आइए, आकर सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन राजीव जी, मुझे लगता है कि 9 मार्च के बाद ओम बिरला, हरदीप सिंह पुरी, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी, इन चारों के अच्छे दिन समाप्त होने वाले हैं, ऐसा राजीव जी प्रतीत होता है। जो राजनीतिक हालात हैं वो बता रहे हैं। जी, राजनीतिक हालात बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं 9 मार्च को। और किरण रिजिजू ने कहा है कि 9 मार्च को ही हम इस पर ओम बिरला के मामले पे जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस मामले पे हम वहाँ इस पर बहस करवाएंगे। चलिए, 9 मार्च का इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच जो अच्छे नहीं आने वाले, अच्छे दिन नहीं हैं, उसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का नाम आपने ले ही लिया। ज्ञानेश कुमार जी भी, उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट की तैयारी चल रही है और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और उसमें अगर 240 के ऊपर वाले जितनी सीटें हैं, जो सांसद हैं, वो अगर खिसक गए तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी। नरेंद्र मोदी को कौन बचा पाएगा, कौन बचाना चाहेगा? क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बचाना चाहेंगे या बिहार के मुख्यमंत्री बचाना चाहेंगे? क्योंकि इन दोनों के पास जितनी सीटें हैं उस दम पर, और उधर शिंदे साहब तो परेशान घूम ही रहे हैं महाराष्ट्र में। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, बहुत कुछ, और थोड़ा सा आज रविवार का दिन है, थोड़ा इत्मीनान से हम बात भी कर रहे हैं, और बहुत कुछ यहाँ पर परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन एक जो हठ धर्मिता है, जो ज़िद्द है नरेंद्र मोदी की, वो दिखा रहे हैं और दिखा जाते हैं समय समय पे। अगर किसी के लिए ट्वीट नहीं करना है तो नहीं करेंगे, किसी बात को अगर नहीं रखना है, किसी को अगर संवेदना व्यक्त नहीं करना है तो नहीं करेंगे। बहुत ऐसी घटनाएँ घटी इतिहास के पन्ने में हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं कहेंगे। मगर जहाँ नहीं कहना चाहिए वहाँ आके कह देना। तो ये जो निशिकांत कह रहे हैं कि सवालों से ऊपर उठ गए हैं नरेंद्र मोदी, क्या वो खुद भी अब समझने लगे हैं कि हाँ, वो अब ऐसे भी 12 साल 14 साल हो गए, इंटरव्यू तो देते नहीं हैं, सवाल तो लेते नहीं हैं। तो इसलिए ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि आखिर जा किधर रहा ये देश, और क्या सचमुच उलझ गई है नरेंद्र मोदी की सरकार? जी, किधर जा रहा देश, ये तो सबकी समझ में लगभग आ रहा है। अराजकता की तरफ जा रहा है, सिविल वार की तरफ जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट हो रही हैं। प्रधानमंत्री अपने को परम स्वतंत्र नसीपर को के रूप में मानते ही रहे हैं। अब उनके लगे हैं कि भाई वो तो सबसे ऊपर है, सवालों से बहुत ही परे हैं, उन पर क्या सवाल हो सकता है, क्या जवाब दिया जाएगा। जो ये भी है कि लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि कहेंगे कि साहब, गृह मंत्री अगर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी भी दे सकता है, तो क्या अमेरिका के साथ डील भारतीय जनता युवा मोर्चा के किसी पदाधिकारी ने की थी? ये तो साफ करना पड़ेगा ना आपको जी। तो उसकी क्या हैसियत है, क्या जवाब देगी? ना तो कुछ संसद की उसके साथ कोई रहता है, सरकार है, कुछ भी नहीं है। आप इस तरह से माहौल बना रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कहीं, तो वो सीडीएस हमारे चौहान साहब, इन लोगों का कोई भी काम नेहरू के बिना पूरा ही नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि साहब, तो 1954 में नेहरू ने तिब्बत को मान लिया था चीन का हिस्सा। अब उनसे कहवा रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे भाई बात तो सही है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं चौहान साहब कि साहब, भारत चीन युद्ध क्यों हुआ था, और युद्ध के बाद लगातार हमारी सारी सरकारें, इंक्लूडिंग नेहरू भी थे, कि चीन ऑक्युपाइड तिब्बत मानते थे। दलाई लामा को यहां शरण दिया, करमापा को यहां शरण दिया, और चीन का हिस्सा है तिब्बत। इसकी सबसे पहली मान्यता जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में सांकेतिक तौर पे, और 2003 में बाकायदे सरकार के तौर पे, अधिकृत तौर पे मान्यता दिया कि हाँ, ये चीन का हिस्सा है।
और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलाई लामा से आज तक नहीं मिले। दलाई लामा समय मांग मांग करके थक गए कि मिलना, आपसे बात करनी है। बल्कि तिब्बती जो प्रदर्शनकारी होते थे, अब उनको भी यहाँ रहने, उस पर भी रोक लगाई जा रही है कि कोई राजनीतिक काम नहीं करेंगे, किसी तरह का ये नहीं करेंगे। और ये लोग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो एक तो ये बातें जिस तरह से हो रही, मतलब हर किसी को अभी विवाद के घेरे में ला करके लपेट देना। मुख्य चुनाव आयुक्त है ही है, अब सीडीएस के बारे में भी इस तरह की बातें होंगी कि भाई उनको बोलना चाहिए तो कम से कम सभी तथ्यों को समझ करके, सभी तथ्यों को सामने रख करके बोलना चाहिए। दूसरी बात, अब हरदीप पुरी और ओम बिरला, देखिए राजनाथ सिंह जी ने बहुत पहले कहा था कि हमारी सरकार में मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं जी। मतलब उसी से समझ जाना चाहिए कि कितने फासिस्ट सोच के ये लोग हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने आप को उनके साथ खड़ा दिखाया है, दिखाने की कोशिश की हरदीप पुरी के साथ, जो आज जन्मदिन की बधाई दी है। कहा तो आप उनसे क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए था, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए था और बताना चाहिए था कि भाई, अब ये कहना कि खुद ही आदमी स्वीकार कर रहे हैं, हरदीप पुरी खुद ही कह रहे हैं कि हाँ 3-4 बार हम मिले थे, एपस्टीन से मिले थे, जरूर मिले थे। तो क्या, किस बात के लिए मिले थे आप? कौन आदमी था वो? और अब हमारे यहाँ मीडिया में कुछ लोग देखा मैंने कि उसको साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो पावर ब्रोकर है, इसलिए लोग मिलते जुलते थे। तो पावर ब्रोकिंग में वो छोटी अबोध बच्चियों का सौदा करता था, उनका जिस्म नोचवाता था राजनेताओं से, बिजनेसमैन से, सारे लोगों से। इसके लिए कभी वो कहीं बुलाता था, कभी अपने इसमें बुलाता था और उसकी फिर फाइलें तैयार करता था। तो हरदीप पुरी को ये मालूम था कि नहीं? उनको बताना चाहिए ना कि उस समय तक उसकी ख्याति हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी। खुद मान रहे हैं कि हम मिले थे, 3-4 बार मिले थे। उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री कोई क्लैरिफिकेशन ना माने, अच्छा चूंकि प्रधानमंत्री का खुद भी नाम आ रहा है, उनके सबसे करीबी उद्योगपति रहे अनिल अंबानी, जो आज को तो उनकी मतलब आंखों में चुभ ही रहे हैं। अब तो उनके घर कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कुछ इनकम टैक्स वाले पहुंचते रहते हैं, लेकिन उस समय तो सबसे उनके करीबी लोगों में से थे अनिल अंबानी। उनका नाम जुड़ के आ रहा है, हरदीप पुरी का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी डरे हुए हैं। अब कोई तो वजह होगी, इसलिए खुल करके वो बोलना नहीं चाहते हैं। ओम बिरला की बात है, मतलब आप सोचे कोई ऐसा अध्यक्ष भी हो सकता है क्या जो सदन में कहे कि पुस्तक प्रकाशित हो या अप्रकाशित हो, या इस तरह कहें कि अप्रकाशित हो या प्रकाशित हो, आप उस पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते हैं। उसके पहले नरेंद्र मोदी जॉन एफ कैनेडी किताब के बारे में चर्चा करते हुए नेहरू पे अटैक कर रहे थे। उसके अगले ही दिन निशिकांत दुबे उन्हीं की अध्यक्षता में मथाई की और किसकी किताबों का जिक्र कर रहे थे। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और मेरा तो मानना है राजीव जी कि भाई पुस्तक प्रकाशित हुई नहीं हुई ये अलग विषय हो सकता है, और अगर प्रकाशित नहीं हुई है और पेंगुइन ने एमओडी के पास, रक्षा मंत्रालय के पास क्लियरेंस के लिए भेजा हुआ है उसको, और 2 साल से लटका करके रखा गया है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला है, प्रेस की स्वाधीनता पे हमला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है। और आप तो सीधा सीधा ये बताइए कि जैसा जनरल नरवणे कह रहे हैं कि हम जब वो चीन के टैंक आ गए थे, सामने आ रहे थे, और हमने रक्षा मंत्री जी को फोन किया, रक्षा मंत्री जी ने प्रधानमंत्री को फोन किया, उसके बाद फिर जो जवाब आया, तो बात हुई है कि नहीं हुई है? सिंपल से आप ये बताइए ना। किताब छपी है, नहीं छपी है, अगर गलत है आप कहिए गलत है, नहीं है, हमारी कोई बात नहीं थी नरवणे से। नरवणे अगर ऐसा लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, आप कोई कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आप बोलने को तैयार नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष का लगातार शुरू से लेकर के अभी तक जो उनका व्यवहार रहा है तो पूरी की पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रहा है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष को मौका नहीं देने। अब जो भी टेलीविजन देखते हैं, संसद टीवी देखते हो, सब देखते होंगे कि जब भी विपक्ष का कोई आदमी बोल रहा है तो कैमरे का फोकस अध्यक्ष जी की तरफ या फिर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ चले जाता है। कभी कब स्विच बंद हो जाएगा, माइक कब बंद हो जाएगा, ये सब लोगों ने देखा हुआ है। तो उनका पूरा का पूरा रवैया जो है वो पक्षपातपूर्ण है। लेकिन अब उसमें यह भी है कि साहब वो मोदी जी की ढाल बनते हैं, तो मोदी जी भी अब उनकी ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह बांग्लादेश भेजने की बात हो रही है, मैंने बताया आज पहली बार सुनने में आया है। अभी तक तो 52 से लेकर के अभी तक के इतिहास में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी देश में किसी का राज्यारोहण या सत्तारोहण हो रहा हो और लोकसभा का अध्यक्ष वहां गया हुआ।
प्रधानमंत्री ना जाए, राष्ट्रपति ना जाए, उपराष्ट्रपति ना जाए, लोकसभा अध्यक्ष किस हैसियत से जाएंगे? और कोई वहां लोकसभा अध्यक्षों का या स्पीकर्स का कोई सम्मेलन हो रहा है क्या? वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कहीं ना कहीं बिरला जी के पास भी और पुरी के पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मजबूर कर रही हैं कि प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होने की बात करें और उसे दिखाएं कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनका ये होगा। तो ये बात तो है राजीव जी, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि लोकसभा अध्यक्ष ने जाने अनजाने मोदी जी को भी तो लपेट लिया। अब जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि साहब प्रधानमंत्री जी की जान पर खतरा था, अब पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि साहब अगर संसद के सदन में भी अगर प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं तो फिर तो इतने कायर हैं, वो 56 इंच कहां गया? फिर जब सदन में लोकसभा अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री की रक्षा करने में अक्षम है, जबकि सारे मार्शल की जगह अब तो सीआईएसएफ के लोग वहां बैठते जाने लग गए हैं, उसके बावजूद सत्ता पक्ष का पूरा बहुमत है। महिलाएं गई थी निशिकांत दुबे को जवाब देने के लिए। निशिकांत दुबे ने जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी उसके बारे में, तो अब उसको इस तरह से प्रचारित करना, तो उन्होंने एक तरह से फंसा भी दिया है प्रधानमंत्री को कि भाई प्रधानमंत्री जो अपने को विश्वगुरु और 56 इंच और सबसे निडर और बलशाली घोषित करने वाले थे, करते रहे हैं, अब उनको लोकसभा के अंदर महिला सांसदों से डर हो गया है, उनकी जान पे खतरा हो रहा है। जैसे लगता है कोई बम पिस्टल और सब लेके गई थी और उनको शूट कर देते वो लोग। इतनी भी समझ नहीं है, लेकिन इन्होंने किया और उस लोकसभा अध्यक्ष को इन्होंने भेजा है, तो कहीं ना कहीं कुछ है जो इसको। दूसरी तरफ वही जैसे अभी प्रशांत भी बता रहे थे, साहब अमेरिका के हाथ में आपकी कोई कमजोर नस है, अब वो एपस्टीन फाइल्स है या क्या है ये आप जानते हैं, क्योंकि वो जो कह रहा है वो बात तो सही हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्ध विराम हुआ, संघर्ष विराम हुआ, उसकी सबसे पहले सूचना तो अमेरिका ने दी, व्हाइट हाउस ने दी थी ना। इसका मतलब उसको सबसे पहले आपने इन्फॉर्म किया या पाकिस्तान ने किया? खबर तो उसी ने दी। अब कहता दावा करता कि हमने समझौता कराया, अब न मानने का कोई कारण नहीं है, आप कुछ भी कहते रही है। या उसी तरह से अगर ये कह रहा है कि वो हमको प्यार करते हैं और क्या करते हैं, और लेकिन हम जब चाहें तो उनका राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो हमारे सामने सरेंडर हैं। जो राहुल गांधी ने एक बार कह दिया था कि सरेंडर मोदी, तो वो हो चुका है। समझौते में जो भी यूएस डील है भाई आपको सामने बताना चाहिए, सदन के सामने। जब ट्रंप बता रहा है वहां पे कि भाई हमने समझौता किया और रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा, ये चीजें हुई हैं, कृषि के मामले में भी, डेयरी के मामले में भी ये सारी जो समझौते हुए, तो आपको उसका ब्लूप्रिंट रखने में क्या दिक्कत है? आप सदन के अंदर बताइए, हाँ साहब ये राहुल गांधी सवाल करें या ना करें, ये बताइए आप कि हाँ जी हमने समझौता किया है, अमेरिका के साथ हमारा समझौता हुआ है, हम जो पहले 3% लगता था उसको टैरिफ हमने 18% पर मान लिया है, जो हम अमेरिका पर लगाते थे टैरिफ उसको हमने 0 कर दिया है। ये कहिए, कहने में क्या शर्म है? आप तो महाबलशाली आदमी हैं, विश्वगुरु हैं, आप बताइए कि हाँ हमने किया है, सरेंडर नहीं मानेंगे हम इसको, भले ही उसके लिए सारी छूट हमने दे दी है, भले उसे 450 अरब डॉलर का हम निवेश करेंगे अपने हाउस का, खरीदेंगे, माल सब खरीदेंगे, ये सारी बातें आपने तय कर दी, तो इसमें बताने में आपको क्या दिक्कत है? लेकिन अब चूंकि आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी जो कह रहे हैं आप कंप्रोमाइज्ड हैं। अब इन लोगों की कोशिश यही है राजीव जी, जैसे पहले समवेत स्वरों में इनका एक था, कनफुकवा तंत्र से लेकर के मीडिया से लेकर के सारा, कि राहुल गांधी पप्पू हैं। अब उनको साबित करने में लग गया है ये सारे लोग कि साहब राहुल गांधी नकारा है, किसी काम का नहीं है, हर समय निगेटिव अप्रोच रखते हैं। अरे भाई वो सरकार का हिस्सा नहीं है, विपक्ष का नेता है। आप क्या क्या करते थे, आप क्या क्या बोलते थे मनमोहन सिंह के बारे में? आप सदन को कैसे चलने देते थे? पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र आपने घोटालों के नाम पे बर्बाद कर दिया था, चलने ही नहीं दिया था सदन, जबकि उसमें एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ, चाहे कोयला आवंटन का हो, 2G स्पेक्ट्रम के नाम पे तथाकथित घोटाला हो, उसके नाम पे पूरे के पूरे सदन नहीं चल पाते थे, सत्र नहीं चलता था। तो आपका क्या रोल होता था? या आप प्रधानमंत्री, हमारे जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, आज भी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जिस तरह की आपकी राय आती है, मनमोहन सिंह के बारे में आप ही ने कहा था ना कि रेनकोट पहन के नहाते थे, तो वो सारी बातें आप करेंगे तो आप, ये है आपका बहुत अच्छा। लेकिन विपक्ष का नेता, आप उम्मीद करेंगे कि आप अमेरिका के सामने भारतीय हितों को
सरेंडर करके आएंगे और समझौता करके आएंगे और भारत का विपक्ष का नेता कहेगा बहुत अच्छा किया आपने, तारीफ बहुत बढ़िया कमाल किया है। ये उम्मीद करते हैं क्या आप? राहुल गांधी एकदम सही जेन्युइनली बात करते हैं, जेन्युइनली बात कर रहे हैं। सब यही फर्क यही है कि जिस तरह से भाजपा और आरएसएस का पूरा तंत्र बर्रे के छत्ते की तरह से पूरा का पूरा एकदम आक्रामक हो जाता है विपक्ष के नेता के खिलाफ, उस तरह से विपक्ष को भी आक्रामक होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, एकजुट होकर के आक्रामक होना चाहिए कांग्रेस के लोगों को भी और अपोजिशन के लोगों को कि भैया हमको मत पाठ पढ़ाओ। हमने 52 से लेकर के अभी तक देखा है कि विपक्ष की भूमिका क्या रही है, क्या क्या आप लोग बोलते थे, क्या क्या नारे लगाते थे, गली गली में शोर है और कौन चोर है, ये नारे हमने देश में देखे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब यही है कि इस मामले में अपोजिशन लगभग एकजुट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो रहा है। एकजुट रहे अगर, इसको लड़े ढंग से, और कहीं ना कहीं ये घिरे हुए हैं, पता नहीं 9 मार्च के बाद क्या होगा। देखिए तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। वो खुद ही कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि उनकी जो नसें भी इनके हाथ में है और इन्होंने ऐसा इंतजाम कर लिया कि नहीं होगा तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। फिर उनको लगता होगा कि भाई अगर मान लीजिए अगर आज हम विरोध करेंगे भी तो हमारे सामने वैकल्पिक राजनीति क्या है, भविष्य की राजनीति क्या है, हम क्या करेंगे, तब किसके साथ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस हमको अपने साथ लेगी नहीं। तो एक संकट है, इसको कहीं ना कहीं मिल करके तय करना होगा, आपस में राय बात करके एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये कमजोर तो पड़ गए हैं, पूरी तरह से कमजोर पड़ गए हैं और इनको लग रहा है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। जनता के बीच में मैसेज जा चुका है कि आप अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुके हैं। एपिस्टीन फाइल्स में कुछ बड़े लोगों के नाम जुड़े हुए हैं और जो जनरल नरवणे की किताब आई है उसने साबित कर दिया है कि आप 56 इंच वाले नहीं हैं, आप एक कायर हैं, कायरों की आप जमात हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए जनता के बीच तो मैसेज जा गया है, लेकिन अब उसको और ढंग से पहुंचाना चाहिए और ढंग से लोगों को बताना चाहिए। जो ये झूठ बोल रहे हैं उसको झूठ साबित करके सच को सामने लाने की भूमिका हमारी है, हम लोगों की है, और विपक्ष को इस काम को और आगे बढ़ के करना चाहिए। जी राजीव जी, अभी तो इतना ही। बढ़कर एक काम करना चाहिए, लेकिन साथ साथ मीडिया का काम भी है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए। प्रफुल्ल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? जरा आपसे समझना चाहता हूं प्रफुल्ल जी कि कई सारे मुद्दे हैं, कई संसद का सत्र अभी जो पहला पड़ाव है इसमें भी हम लोगों ने देखा फर्स्ट फेज में कि वहाँ भी कई सारे मुद्दे, जिसको अभी जयशंकर जी बता भी रहे थे, जिसमें जनरल नरवणे की किताब का मामला हो, चाहे एप्स्टीन का मामला हो, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का मामला हो, इन सब के बीच दो बातें और आई। एक बात ये कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया ओम बिरला के खिलाफ, और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी के खिलाफ भी सब्सटेंटिव मोशन लाने की कोशिश होगी उधर से सत्ता पक्ष की तरफ से। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाने की, महाभियोग लाने की बात भी आने वाले समय में देखेंगे। इसमें से कोई भी मामला ऐसा नहीं है प्रफुल्ल जी जो वहाँ ख़त्म हो गया है। ये जितनी बातें कह रहा हूं इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि चलो पहले पड़ाव में 13 तारीख को जब संसद का सत्र पहला पड़ाव खत्म हुआ है, अब अगले 9 तारीख तक का इंतजार है, तब तक ये मामले खत्म हो गए। इस मामला को बढ़ाने की कोशिश हो रही है भाजपा की तरफ से। भारतीय जनता युवा मोर्चा जवाब दे देगा राहुल गांधी को, बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता जिस ढंग से कुछ कुछ चीज़ों को लेके आ रहे हैं। अब अभी देख रहा हूं मैं बीजेपी के एक प्रवक्ता की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स पर कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। लिख रहे हैं रोहन गुप्ता, जो इधर से ही गए हैं, कांग्रेस पार्टी से गए हैं उधर, लिख रहे हैं कि अमेरिका के न्याय विभाग ने अमेरिकी कांग्रेस को पत्र लिखकर सभी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की और सभी अधिकारियों की सूची स्पष्ट कर दी है। इसमें न ही इसमें हरदीप पुरी जी का नाम है और न ही भाजपा के नेता का उल्लेख है। अरे भाई, ये अमेरिका के लिए दिया है, ये हरदीप पुरी की लिस्ट नहीं है। और वह मेल पे कौन चर्चा कर रहा था? और ये इस ढंग से आप किसको मूर्ख बना रहे हो? इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, बहुत ईमानदार और बहुत शार्प बुद्धि वाली है। उसी में से हम भी हैं, आप भी हैं। आप किसको बना रहे हो? तो इसलिए ऐसी चीज़ें आ रही हैं। हरदीप पुरी साहब अलग अलग चैनल में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। एक साहब हैं वो जाते हैं अदालत में जाके, चैनल के अदालत में जाके, अभी आपने सुन लिया कि सवाल से ऊपर उठ गए हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं कि मैं भाई इंसान नहीं हूँ, मैं तो वहाँ से आया हूँ सीधे।
तो ये जो चीजें हैं, देखिए ये उलझाने वाली बातें हैं, लेकिन जो सुलझी हुई बातें हैं उसमें वो नरवणे साहब की किताब दिखाई दे रही है। जो सुलझी हुई बातें हैं उसमें एप्स्टीन फाइल्स में नाम और नाम नहीं है। भाई हरदीप पुरी क्यों कह रहे हैं कि मैं 4 बार मिला था? खुद आके क्यों कह रहे हैं? तुम भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हो कि उसमें नाम नहीं है, हरदीप पुरी कह रहे हैं कि मैं मिला था। तो या तो हरदीप पुरी गलत बोल रहे हैं और आप सही कह रहे हो। और सबसे बड़ी बात प्रफुल्ल जी कि इन सब के बीच नरेंद्र मोदी आखिर बताना क्या चाहते हैं जब वो विश करते हैं? सही कहा प्रशांत टंडन जी ने कि मैं विश नहीं करूंगा, ऐसे इंसान को क्यों विश करूं, क्यों शुभकामनाएं दूं? बात सही है बिल्कुल। प्रफुल्ल जी। सभी को नमस्कार। देखिए, ओम बिरला जी को भेजने का जो फैसला हुआ है, निमंत्रण तो सरकार को आया होगा, और ओम बिरला जी न सरकार हैं, सरकार में तो है नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष न सरकार में होता है, न विपक्ष में होता है, न सत्ता में और न विपक्ष में, तो वो किस हैसियत से जाएंगे? ये सवाल तो ये है ना कि न्योता किसी और को दिया गया जा कोई और रहा है। ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से या भारत के सरकार की तरफ से अधिकृत करने का मामला नहीं था। ये तो सरकार के प्रतिनिधि के जाना चाहिए ना, ये सरकार के प्रतिनिधि हो नहीं सकते हैं। अगर ये सरकार के प्रतिनिधि होकर के जाते हैं, इसका मतलब है कि इन पर जो महाभियोग लग रहा है उसका एक मुद्दा स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार के प्रतिनिधि होकर के सदन चलाते हैं, और इसलिए इन पर अविश्वास कायम होता है। तो इसलिए ये जो जा रहे हैं, मुझे लगता है जैसा कि अमलेंदु सर ने भी कहा और इशारा हम लोग दे ही रहे हैं कि ये जो इन पर 9 तारीख को 9 मार्च को जब बहस होगी उसके पहले ही ये सरकार के प्रतिनिधि बन जाएंगे। यानी कि इसका आशय आप समझ सकते हैं, 17 तारीख के पहले हो सकता है सरकार के प्रतिनिधि बन जाएं, फटाफट शपथ ग्रहण हो सकता है। यह विश्वास प्रस्ताव का सामना ये नहीं करेंगे, इनका वो कलेजा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा पुस्तक की बात, मैं आपको बताता हूं कि पुस्तक प्रकार में हमारी भी कई पुस्तकें हैं। तो अगर प्रकाशक क्या पुस्तक प्रकाशन होने के बाद क्या वो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इनकी पुस्तक प्रकाशित हमने की है? कोई लेखक दिखला दे ऐसा सर्टिफिकेट। मैं आपको एक ISBN नंबर देता हूं और अमलेंदु सर से खास कर अनुरोध करता हूं कि उसको अपने नेट पर देखें। अनुरोध है मेरा, आप लोग जो भी देख सकते हैं, आपके पास नेट खुला है, देखिए 978 0670 099 757। अब सर्च कीजिए कि क्या दे रहा है। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल नरवणे की किताब का ISBN नंबर है ये। जी, तो मैं ये बता रहा हूँ जी, मैं ये बता रहा हूँ ISBN नंबर बताया, ये नंबर आप कह रहे थे, मैं टाइप कर रहा था, लैपटॉप है ये, मैं लेके बैठा हुआ हूँ। और ये तो पेंगुइन रैंडम हाउस की ये किताब जिसमें 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी वेबसाइट पे ऑलरेडी है जी। तो ये कैसे कहते हैं प्रकाशित नहीं है? प्रकाशित लेंथ 448, पेंगुइन रैंडम हाउस के उस पे पेजेज 448 पेजेज, MRP 699 और इम्प्रिंट पेंगुइन ऑडियो, सारी चीजें हैं, ISBN नंबर है, सब कुछ है। हाँ, तो अब मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, देखिए पुस्तक प्रकाशन की प्रक्रिया क्या होती है। पहले लेखक के साथ एग्रीमेंट होता है कॉपीराइट और रेवेन्यू शेयरिंग के लिए, और भी तमाम शर्तें होती है, और मार्केटिंग की शर्तें होती है, वो सब हो गया। तो अगर और या प्रकाशक पर विश्वास है, लेखक को तो नहीं भी करता है, पहल कोई भी कर सकता है, लेखक खुद कर सकता है, प्रकाशक से बात कर सकता है, प्रकाशक खुद करे। उसके पहले जो कॉपी आती है उसको बोलते हैं प्रिंट कॉपी। जो प्रिंट आता है इसको प्रूफ कॉपी भी हम लोग बोलते हैं। उसकी प्रूफ वगैरह जांच करके सब कुछ तैयार किया जाता है, फिर तैयार होता है, इसको बोलते हैं हम लोग PDF में, इसको प्रेस कॉपी बोलते हैं। जब प्रेस कॉपी बन गई और प्रेस कॉपी क्लियरेंस हो गया, वो क्लियर हो गया कि हाँ सब ठीक है, उसमें उनके जो होते हैं, जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं और कंटेंट एडिटर होते हैं, बड़े बड़े प्रकाशक के होते हैं, दोनों अलग अलग, नहीं तो छोटे प्रकाशकों के तो एक ही आदमी हर काम कर लेता है। जो कंटेंट एडिटर है वो पैराग्राफ उसका सीक्वेंस मिला लेता है, जो टेक्स्ट एडिटर होता है
वो पूरा प्रूफ वगैरह सब देख लेता है, साइज देख लेता है, टेक्निकल चीज, और उसके बाद जो है सो उसकी कॉपी कुछ निकलती है जिसको बोलते हैं प्रेस कॉपी। वो कुछ लोगों को भेजी जाती है कि आप इसको देख लीजिए कि आपका या क्या कहना है। प्री मार्केटिंग प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जब वो निकल गया, उसके बाद उस पर ISBN का नंबर डाल करके 2 कॉपी तो निकालेगा नहीं, ये सब तो 10-10 5-5 कॉपी निकलते हैं। जब ISBN नंबर डल जाता है उसके बाद उसकी सैकड़ों हजारों कॉपियां निकलती हैं। उसके बाद कोई कैसे कह सकता है कि किताब प्रकाशित नहीं है? हाँ, आप रोक सकते हैं, आप अनअवेलेबल कर सकते हैं, ये तमाम बातें आप कर सकते हैं, लेकिन पब्लिश नहीं है ये मुद्दा उठ ही नहीं सकता है जब उसको ISBN नंबर मिला है। मेरी किताब पर तो कभी प्रकाशक ने लिख कर नहीं दिया कि हाँ मैं प्रमाणित करता हूं कि आपकी किताब को मैंने प्रकाशित किया है। पुस्तक अपने आप में प्रमाण है। तो ये सब जो बलगेंग उपस्थित कर रहे हैं वो बहुत गलत है। ये टिकेगा उकेगा नहीं, ये पॉलिटिकल जो ये चीजें उसमें। और देखिए अभी तो ये तो इनकी स्थिति है। अभी तो चीन ने भी अपनी टैरिफ नीति की घोषणा कर दी है ना। अब निपटे कि साउथ ग्लोबल का जो नेता बन रहे थे, तो साउथ ग्लोबल को तो चीन ने अपने साथ कर लिया। अब हमको तय करना है कि हम किसके साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं कि चीन के साथ हैं, कि हमारी क्या पॉलिसी है। ये सब जगह से ये हो रहे हैं। और रही बात की इनकी पुरी साहब की, हरदीप पुरी जी की, इनको जन्मदिन की बधाई दी है। हाँ, तो राम मिलावे जोड़ी, मैं आगे नहीं कहना चाहता हूँ, लोक में कहावत है राम मिलावे जोड़ी, जोड़ी मिला दिया है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अहो रूपम महोध्वनि कर रहे हैं। तुम कहा कितना सुंदर हो, तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर है। तो वे सभी जानते हैं कि अहो रूपम महोध्वनि क्या होता है, राम मिलावे जोड़ी, एक क्या और एक क्या, ये सभी लोग जानते हैं। मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहे हैं। देखिए राजनीति कहाँ जा रही है। शरद पवार ने कहा था कि अजित पवार की जो मौत, उनकी जो दुर्घटना हुई, उसको किसी जांच की जरूरत नहीं है। आज रोहित पवार कह रहे हैं कि DGCA को खत लिख रहे हैं, अपने चैनल में भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो पुत्र कह रहा है कि, या परिवार के लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। और चाचा, जबकि चाचा सरकार के साथ नहीं थे। अगर इस पर राजनीति होती तो भारतीय जनता पार्टी को असुविधा होती है, लेकिन उसके लिए वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है सो असुविधा इनको है। जी ये देखिए एक नहीं 2 ISBN नंबर है इनके। हाँ, वो एक और इंटरनेशनल भी जी, 2 नंबर हैं इनके। दूसरा नंबर है 67। किताब के बारे में ये पूरा है जिस किताब का आप जिक्र कर रहे थे वो। हाँ, 1 मई 2024 का डेट भी होगा। जी जी बिल्कुल 2024। तो मैं ये कह रहा था सर आपसे कि इस प्रकार से जब ये लोग कह रहे हैं तो क्या नाम होगा, हरदीप पुरी जी वहां जाकर के उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अमेरिकी कांग्रेस का मतलब क्या, उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा है क्या, या राहुल गांधी है, या खड़गे जी हैं अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष? यहाँ के इनको जो वोट देता है उसको समझ में नहीं है कि अमेरिकी कांग्रेस का मतलब क्या होता है और क्या वहां पर पत्र दिया जा रहा है। तो इन सब बातों से इनको चलने वाला कुछ है नहीं। और मैं ये कहता हूं कि ओम बिरला जी जो करेंगे सो तो करेंगे ही। जिन सवालों को राहुल गांधी ने उठाया है वो सवाल सीधे सरल हैं, और इसका जवाब ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जवाब दे देंगे। कहाँ जवाब दे देंगे? अपने घर में? अरे उनको संसद में तो ले आइए, ये सवाल संसद में पूछे जाते हैं। संसद में घुस भी सकते हैं क्या जवाब देने के लिए? इतनी तमीज और इतनी समझ नहीं है कि वो जवाब देंगे। कहाँ जवाब दे देंगे भाई? ये देश क्या टीवी चैनल से चलेगा? संसद को आप निरर्थक कर देंगे? ले आइए संसद में, देखते हैं, जवाब दे देते हैं। बड़ा तो बह गया और सियार पूछता है कितना पानी। हाथी घोड़ा बह गया नदी में और सियार पूछे कि कितना पानी रे भाई। तो ये सब लोक मुहावरे लोगों को याद आ रहे हैं कि आप पूछते हैं। हर किसी ने अब घोड़े को देखा क्या नाल बनवा रही है, तो बेंची जो कह रहे कि बेंची को भी नाल बनवा दो, ये भी रेस में शामिल होगा। ये समझते किसी को कुछ भी कर देंगे, ले आए संसद में। इस तरह का जवाब संसद की अवमानना है, सरकार की अवमानना है। और जो अपने संविधान को अक्षुण्ण रहने का जो आपने जो शपथ ली है, आप शपथ का खंडन है। आप जवाब नहीं देंगे, कोई और जवाब देगा। आप नहीं बताएंगे DDG का इंपोर्ट करने का ट्रेड में है, जिसका जवाब भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग देंगे? क्या सारे रिकॉर्ड उनको पास किए जाते हैं कि वो जवाब देंगे? अब जो GM
ये सोयाबीन जो है तो मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड जो सोया है उसके तेल की बात हो रही है, तो हमारे किसान का क्या होगा, कॉटन का क्या होगा? कॉटन जो भी बांग्लादेश हमसे इतना जबरदस्त बांग्लादेश को हम बेचते थे, तो वहां के साथ क्या होगा? वो तो अमेरिका से लेगा अब सीधा। तो पूरा का पूरा हमारा ट्रेड बैलेंस कुछ भी हो, इनके राजनीतिक हट के कारण ये खत्म हो रहा है, और इसलिए एडिशनल प्रोडक्ट में वो सारी चीजें शामिल है। और सर मैं ये भी कहूँ आपसे, निवेदन करूं, बल्कि सरकार के लोग ध्यान दें, ये कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट वगैरह नहीं है। इनके नहीं जाने के बाद ट्रंप महोदय ने ये फ्रेम अपनी तरफ से उन्होंने घोषित कर दिया है, और इनकी हिम्मत नहीं होगी कि इसमें वो सुधार करें। पहले ही कहा गया था कि कोई निगोशिएशन के लिए नहीं बुला रहा था साइन करने के लिए। ये साइन करने के लिए नहीं लोग गए, या गए तो वो वैलिड नहीं हुआ। उसने घोषणा कर दी है, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप इसको लागू नहीं करेंगे या लागू नहीं होने देंगे। रसिया अलग तरफ से बोल रहा है, इसीलिए इनकी स्थिति तो ऐसी है कि इसको मत समझिए। और जो हम लोग चीज को ओपन कर रहे हैं, इसमें यही थ्योरी काम करती है बाजार में कि वंस ओपन फॉर ऑलवेज। अगर आपने एक बार किसी चीज को खोल दिया है तो सब सदा के लिए खोल दिया है। तो ये स्थिति है। इस स्थिति में अब देखिए कि आगे क्या होता है। सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आगे क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम लोग यहाँ पे संजय जी आपके पास भी आना चाहता हूँ। और लगातार जो चर्चा में एप्स्टीन फाइल्स से लेकर तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की सरकार घिरी हुई है, और जैसे ही राहुल गांधी खड़े होते थे, पहले जनरल नरवणे की किताब को लेकर खड़े हुए, उसके संदर्भ में जैसे बोलना शुरू हुए, राजनाथ सिंह खड़े हो गए, देश के गृह मंत्री खड़े हो गए, अमित शाह, लेकिन नरवणे से लेकर एप्स्टीन फाइल्स तक और हरदीप पुरी के इकरारनामे तक अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के तमाम दूसरे सांसद जो हैं वो अपर हैंड में दिखाई देते हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी, जिनको थोड़ा सा यहाँ सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा बचाव की मुद्रा में आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ दो हाथ करने के लिए आखिर क्यों तैयार हैं? क्या यहाँ सिर्फ और सिर्फ मामला जो है वो सत्ता पक्ष होने का है या कुछ और भी है? संजय जी। बिल्कुल कुछ और है। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, या कहिए कि कुछ आता ही नहीं है। बेसिकली बहुत सारे लोग मैंने पहले करते थे, अब करते हैं कि नहीं पता नहीं, ये धंधा करते हैं कि मैं तुमको एग्जाम में पास करा दूंगा, या बेसिकली एग्जाम में पास कराने वाला ही होता है। मैंने वो कॉलेज के, स्कूल के, कॉलेज के एग्जाम के लिए भी होता है, मैंने यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम के लिए भी होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। तो वो 10, 20, 50 लोगों से पैसे ले लेते हैं कि मैं पास करा दूंगा, और जो 4-5 पास कर जाते हैं उनका पैसा रख लेते हैं, बाकी का वापस कर देते हैं। तो इस तरह से उनका धंधा चलता है। तो वो करते कुछ नहीं है, या उनको आता कुछ नहीं है, लेकिन वो पैसा वापस कर देते हैं, और जिन 4-5 लोगों का होता है वो पूरा प्रचार करते हैं कि मैं तो उनसे काम करवा लिया, या मेरा उनसे काम हो गया। लेकिन परीक्षा देंगे तो कुछ लोग अपने आप पास कर ही जाएंगे। तो 50 लोगों से आप पैसा लेंगे तो हो सकता है 2-4 लोग पास कर जाए। तो 2-4 लोगों का पैसा रख लीजिए, बाकी का लौटा दीजिए, और आप अच्छे बिजनेसमैन हो गए या अच्छे दलाल हो गए। तो ऐसा काम बहुत लोग करते थे पहले, और बहुत आम था। तो बीजेपी जिस स्थिति में है वो ऐसे ही है कि चुनाव जीत गई, और अब जो हो रहा है सो ठीक है, जो नहीं हो रहा है सो ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। सारा मैनेजमेंट ये है कि मीडिया को इन्होंने मैनेज कर लिया है, और मीडिया जो है इनको काउंटर नहीं करता है या क्वेश्चन नहीं करता है, इसलिए अभी तक ये चल रहे थे। अब राहुल गांधी जो क्वेश्चन करते हैं उसको ज्यादा देखा सुना जाता है, तो ये परेशान है और वो हैंडल नहीं कर पा रहे, और मीडिया से कंट्रोल है। जैसे अमित शाह ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा वाले जवाब देंगे। अगर कोई एंकर, कोई एडिटर कहता कि आओ जो दो जवाब क्या है तुम्हारा, हम छापते हैं या हम तुमसे बात करते हैं, तो वो बंद हो जाएंगे, भूल जाएंगे दूसरे दिन, या दूसरा फिर तो आगे कोई आएगा ही नहीं, यही भाई साहब भूल जाएंगे। और कोई भी अब ऐसा कोई एंकर नहीं है माने मेन लाइन मीडिया में जो कहे कि आओ हम तुमसे बात करते हैं, क्योंकि लोगों को सोचने का तरीका या पढ़ने या जानकारी का तरीका भी सब वही है जो सरकारी उससे मिल रहा है। तो नहीं तो अगर सामान्य तौर पे कोई कहता कि आओ या तुम लिख के दो हम छापते हैं, या तुम आओ ऑनलाइन बात करते हैं, तो वो ऐसा ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वो हिम्मत इसीलिए है कि मीडिया है। जैसे अभी बताया ख्याल जी ने कि किताब का तो ISBN नंबर आ गया तो किताब छप गई, तो छपी है नहीं छपी है का कोई मतलब नहीं है, सब पहले से कहा जा चुका है। लेकिन ये लोग जबरदस्ती उसको मुद्दे को घुमा रहे हैं। मुद्दा तो ये था कि आपने सेना प्रमुख को किताब लिखने नहीं दिया, और उसका अंत ये होने जा रहा है कि आप 20 साल का बैन लगाने जा रहे हैं। जो पीछे कल खबर छपी थी कि कैबिनेट की मीटिंग में ये चर्चा हो रही है कि लोगों को किताब रखने से रोकने के लिए ये बैन लगा दिया जाए कि 20 साल बाद किताब लगे। जाहिर है कोई किताब नहीं लिख सकेगा।
तो फिर वही बात हो गई कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह सब कुछ, आपको रिटायरमेंट के बाद आत्मकथा क्यों ना लिखे, आप उसको क्यों रोकेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ आता नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ जवाब नहीं है, तो वो सब करेंगे। उसी तरह से राहुल गांधी ने जो ये कहा कि आपने देश को बेच दिया, हमारी मां को बेच दिया, वो बहुत गंभीर मामला है, लेकिन उसको किस तरह किसी ने वैसे नहीं छपी है, उतना प्रमुखता नहीं दी। मैं गोदी वालों की बात कर रहा हूं, जितना सीरियस मैटर है उतना सीरियस ढंग से छपा नहीं। और जवाब क्या, इन्होंने कह दिया, वित्त मंत्री ने कह दिया कि आपने WTO में बेच दिया था। अरे WTO में हमने 10 साल पहले बेचा था, अगर बेचा ही था तो उससे अब क्या है? अगर कांग्रेस ने तब बेच दिया था तो आप फिर बेच दोगे और कहो कि हाँ हमने भी बेचा है क्योंकि आपने बेचा था, तो वो भी नहीं कह रहे। तो अजीब स्थिति है और कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समझदारी नहीं है, राहुल गांधी को किसने विपक्ष का नेता बना दिया वगैरह वगैरह। लेकिन जो राहुल गांधी ठोस बात कर रहे हैं और उन्होंने पॉइंट वाइज जवाब दिया है या पॉइंट वाइज काउंटर जवाब दिया है, और वो सब कुछ है सामने, मैंने सोशल मीडिया पे कल मैंने लिखा था कि वो कॉपी पेस्ट करना था अखबारों को, जो कॉपी पेस्ट नहीं किया अखबारों ने सरकारी पक्ष तो छापा, और उसका जवाब जो राहुल गांधी ने दिया है वो ट्विटर से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था, जो लोगों ने नहीं किया। और उसके बाद फिर पीयूष गोयल दोबारा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया और राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। सरकार का स्टैंड ये है कि ये तो पहले से होता रहा है, पहले भी हुआ है, और फैक्ट ये है कि अगर कपास भारत निर्यात करता है अमेरिका को, तो पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि भारत अगर अमेरिका से कपास आयात करेगा तो उसको भी बांग्लादेश के बराबर ड्यूटी लगेगी, और भारत बांग्लादेश को कपास निर्यात करता है। तो भारत अगर बांग्लादेश को कपास निर्यात करता है तो अमेरिका से आयात क्यों करेगा? और अगर वो आयात करेगा तो, और बांग्लादेश भी अमेरिका से आयात करेगा, तो भारत का कपास कहां बिकेगा? ये सारी बातें राहुल गांधी बता चुके हैं, और किसी भी आदमी को जो भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। और मुझे तो हिंदी में भी मिल गया, तो हिंदी में भी है। लेकिन समझाया ये जा रहा है कि राहुल गांधी ऐसे बोल रहे हैं जबकि ये तो पहले से होता है। अरे पहले से होता भी आया है, अगर एक तो पहले से होता आया है वो उसका कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप नया क्या कर रहे हैं, आप सुधार क्या कर रहे हैं, तो उस सब की बात नहीं हो रही है। जवाब सिर्फ ये कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ऐसे ऐसे गलत है, जबकि वो गलत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा पहले से होता आया है, इसलिए हमने कुछ नया नहीं किया या हमने कुछ अलग नहीं किया। जबकि ये कह देना कि बांग्लादेश अगर अमेरिका से कपास आयात करता है और हम भी आयात करेंगे तो ड्यूटी बराबर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन हम आयात क्यों करेंगे वो मामला गोल है। और इस तरह की बातें राहुल गांधी ने बहुत ठोस तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से कही है, और उसका कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। और ये लोग ये प्रचारित कर रहे हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा वो अपनी जगह है, लेकिन ये लोग प्रचारित कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कुछ आता नहीं है, जबकि असल में इनको कुछ नहीं आता है। और ये फैक्ट है कि अगर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, और जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि वो तो सब ट्रंप ने बनाया है या अमेरिका में बना है, और उसका पूरा दस्तावेज दे दीजिए, उस पर बैठ के चर्चा कर लीजिए, एक दिन पॉइंट वाइज एक एक बात पे चर्चा हो सकती है, वो आप नहीं कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी 1 या 2 पॉइंट उठा रहे हैं उसका आप जवाब नहीं दे रहे, कुछ और बात कर रहे हैं या कुछ और घुमा दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इनके पास असल में कुछ है नहीं और कुछ आता भी नहीं है। और जो एक्सपर्टीज है वो निशिकांत दुबे जैसा एक्सपर्टीज है। तो निशिकांत दुबे का एक्सपर्टीज यही होगा कि वो तो सवाल से ऊपर हो गए, तो सवाल से ऊपर हो गए तो जवाब देगा कौन? और अगर जवाब देगा जो अमित शाह बता रहे हैं तो उसका जवाब सुनेगा कौन? तो लग ये रहा है और ये मैसेज ये जा रहा है कि यही लोग सब ठीक कर रहे हैं, या ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो तो अलग बात है, कि ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, अब सरकार जो कर रही है कोशिश वही ठीक है, और राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं है, जबकि आरोपों में बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत, बहुत तथ्यात्मक है, जो बीजेपी में तो कोई जानता ही नहीं है। माने ना कृषि मंत्री जवाब दे पा रहे हैं, ना वाणिज्य मंत्री जवाब दे पा रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं वो सिर्फ उस बात का जवाब दे रहे हैं जिसका राहुल गांधी ने दोबारा जवाब दे दिया। तो उनके पास कुछ है नहीं, फिर भी वो कर रहे हैं। और ये जैसे 5 सवाल है, 5 सवाल का जवाब देने में क्या लगता है? अगर जवाब हो तो, और नहीं हो तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा। चूंकि उसका जवाब ही नहीं है इसलिए कोई जवाब देगा नहीं। और अगर होता तो देने में क्या लगता था? जब बर्थडे का ग्रीटिंग्स दिया जा सकता है, बर्थडे ग्रीटिंग्स आप दे सकते हैं, सुबह 8:30 बजे का है वो, तो आपको ये जवाब अभी तक देने में कितना टाइम लगता है? जवाब तो दिया जा सकता था, और कोई भी दे देता। मैं नहीं कह रहा प्रधानमंत्री ही देते, वो जिनको कह रहे हैं कि वो बात करेंगे वही दे देना जवाब। तो देखते हैं, तो वो जवाब तो है नहीं उनके पास, या जवाब जो देंगे वो पता रहे। पीयूष गोयल जो जवाब दे रहे हैं उसकी तो मैं बात कर रहा हूं कि उसमें कुछ दम नहीं है।
और वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, मामले को मुद्दे पे नहीं है, उसको आप जैसे भी देखिए वो कुछ ना कुछ है। तो पीयूष गोयल जो ऑफिशियल जवाब है, और कृषि मंत्री एक दिन जवाब देके लगभग गायब है, कृषि वाले मामले पे कृषि मंत्री ने एक बार जवाब दिया, उसके बाद वो गायब है। तो पूरा मोर्चा पीयूष गोयल संभाले हुए हैं और जो वो बोल रहे हैं सो हम लोग देख रहे हैं। तो इनके पास जवाब है नहीं और जवाब देने वाले भी नहीं है। सिर्फ जवाब नहीं हो तो नहीं है, जवाब देने वाले भी नहीं है। और निशिकांत दुबे जैसों से यही हो सकता है, वो ये कहें कि सवाल ही नहीं पूछा जा सकता। सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता है वो तो मैंने अपनी जगह है, वो ये जानते ही नहीं है। अगर इनको बताया ही नहीं गया कि सवाल पूछा जा सकता है, और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर यह कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मैं मीडिया को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया, और अब वो दिखाई दे रहा है कि इन्होंने मीडिया को एकदम गुलाम बना लिया है या पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। और वो ठीक है कि सिर्फ मीडिया को नहीं बनाया है, सबको बनाया है और वो सबका दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया है और कोई बोल नहीं रहा है या कोई जवाब नहीं दे रहा है, काउंटर नहीं कर रहा है, जिससे इनका दिमाग खराब हुआ है। लेकिन इनके पास इससे ज्यादा की कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो आपने जो पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो दोनों कारण है। एक तो इनके पास जवाब नहीं है और दूसरा कि इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे हरदीप पुरी का मामला है, हरदीप पुरी बीजेपी के सदस्य थे और न्यूयॉर्क में एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम तो सिर्फ मिलने गए और 8 साल में 3-4 बार ही मिले। ठीक है, मान लेता हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूं, सब सामान्य है। लेकिन आप क्या मिलने गए थे? एक उनका ईमेल अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, जिसमें वो एप्स्टीन को मैसेज दे रहे हैं कि मैं आपसे मिलूंगा और आपको कुछ किताबें देनी है जो इंडिया में इंटरेस्ट जगाएगा। तो एप्स्टीन का इंडिया में इंटरेस्ट जगाने के लिए हरदीप पुरी किताब क्यों दे रहे थे? दूतावास क्या करेगा भारत का? भारत के राजदूत क्या करेंगे? वो क्यों नहीं जा रहे थे? वो गए होते, ऑफिशियली गए होते, कोई दिक्कत नहीं थी। बीजेपी का कोई सदस्य क्यों जा रहा था? और बीजेपी का सदस्य जा रहा था तो वो भारत सरकार का काम कर रहा था या बीजेपी का काम कर रहा था? और अगर बीजेपी का कोई सदस्य एप्स्टीन से मिल रहा था और भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि एप्स्टीन से मिल रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क इसकी ये कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये अगर कह रहे हैं कि मैं गया था मिलने और निजी हैसियत से मिलने गया था, तो एक बार इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं निजी हैसियत से मिलने गया था। तो निजी हैसियत से मिलने गए थे तो आप भारत के इंटरेस्ट की बात क्यों कर रहे थे? और फिर किताब कौन सी दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? तो निजी हैसियत तो आपका नहीं था। और अगर आप निजी हैसियत से मिलने गए थे तो बताइए ना कि उतने बड़े दलाल से निजी हैसियत में आप कौन से टापू पे क्या द्वीप खोलना चाहते थे? वो भारत सरकार का तो होगा नहीं, भारत सरकार के लिए आप मिलने नहीं चाहिए थे। और एप्स्टीन से अगर मिल करके आप कुछ निजी हैसियत से कुछ करना चाहते थे तो आपका कोई प्रोजेक्ट होगा, वो बता दीजिए, हम मान लेते हैं। तो वो प्रोजेक्ट भी नहीं बता रहे जिसके लिए एप्स्टीन से मिलने गए थे। अनिल अंबानी का तो पता चल गया ना कि वो पैसे लेने गए थे, लोन लेना था उनका, वगैरह वगैरह। तो ये अगर निजी हैसियत से गए थे तो बता दें कि किस प्रोजेक्ट में गए थे, हम लोग मान लेंगे। लेकिन वो बता नहीं रहे, तो जाहिर है कि वो नरेंद्र मोदी के कहने पे गए थे। नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया, भाजपा क्या किया वो जाने, वो उन लोगों का मामला है। लेकिन वो गए थे और नरेंद्र मोदी के कहने पे गए होंगे, इसीलिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, ताकि दिखाई ये दे कि सब कुछ सामान्य है, कुछ गलत नहीं हुआ है। लेकिन गलत हुआ है इसीलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, वरना सही होने की गुंजाइश ही नहीं है वहां। क्योंकि एक व्यक्ति निजी हैसियत से क्यों मिलेगा किसी से? अगर वो दलाल ही था तो माने मैं उसको हटा देता हूं कि उस पर आरोप थे और वो अपराधी है वगैरह वगैरह। तो एक दलाल से भी कोई निजी व्यक्ति निजी हैसियत से मिलेगा तो उसके पास कोई प्रोजेक्ट होगा ना, किस काम के लिए मिलने गया था बता दे। तो उनका काम तो ये दिख रहा है कि वो किताब देने जा रहे थे जो भारत में इंटरेस्ट जताने के लिए था, जगाने के लिए था। तो जाहिर है आप भारत सरकार के लिए काम कर रहे थे। तो भारत सरकार के लिए अगर आप काम कर रहे थे और भारत का राजदूत नहीं कर रहा था, भारत की एम्बेसी नहीं कर रही थी, तो आपको वहां किस लिए रखा गया था? और अगर रखा गया था और आपने काम किया तो क्या इसीलिए आपको बिना चुनाव जीते मंत्री बना दिया गया? वो जो आपने काम किया, क्या किया मुझे पता नहीं है, जो भी काम किया इसीलिए आपको मंत्री बना दिया गया, इसका भी जवाब दे दीजिए। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं दे रहे हैं और जिसका जवाब हो ही नहीं सकता है। अगर हो जाए तो फिर तो स्वीकार करना हो जाएगा। तो वो जवाब दे नहीं सकते हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं तो फंसते जा रहे हैं। और ये समझ रहे हैं कि हटा देंगे तो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये हटा नहीं रहे हैं और हटा नहीं रहे हैं तो उधर फंस रहे हैं, और हटाएंगे तो चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और उसमें सरकारी खर्चे पे इंटरव्यू देना है,
तो घूम घूम के इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर इस्तीफा दे देंगे या हटा दिया जाएगा तो उनका इंटरव्यू कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो आरोप था इसलिए हटा दिया गया, अब हटाया नहीं जा रहा है तो उनका इंटरव्यू किया जा सकता है कि भाई आपने क्या किया था, क्यों नहीं हटाया जा रहा है। जैसे मेरी भी उत्सुकता है ये जानने में कि वो आप भारत सरकार के लिए काम कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब हटा दिया जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो किसके लिए काम कर रहे थे, तो उनसे सवाल ही नहीं रहेगा। इसलिए उनको हटाया नहीं जा रहा है, सीधा सा मामला है। जी जी। अब 15 मिनट और बचे हैं और इस बीच उधर भारत और पाकिस्तान के बीच T20 का मैच चल रहा है। हमारे तमाम दर्शक उधर ही हैं, उनका ध्यान भी उधर ही है और इस कार्यक्रम को बहुत कम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त। मैं देख रहा हूं क्योंकि सबका ध्यान उधर उसी साइड है। 126 पे 4 विकेट भारत के और धड़ाधड़ अभी 88 रन पे 2 विकेट। पहला विकेट पहले 1 रन पे ही, उसके बाद 88 रन पे दूसरा, उसके बाद 126 पे तीसरा, 126 पे चौथा। तो सबका हार्ट बीट जो है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला है तो सबका ध्यान उधर है। तो ज़्यादा हम अपने दर्शक साथियों का जिनका ध्यान उधर है उधर से इधर लाने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिस पे हम लोग लगातार रोज़ाना चर्चा करते हैं। लेकिन चूंकि क्रिकेट का मैच है और 2020 है, धड़ाधड़ बिल्कुल, और भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो तो फिर क्यों ना देखा जाए, क्यों ना उसमें इंटरेस्ट जगाया जाए। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि 1-1, 2-2 मिनट में आप लोग अपनी अपनी बात पूरी कीजिए। इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले चलते हैं। जल्दी से प्रशांत जी, आपके पास क्या आपको लगता है यहाँ से नरेंद्र मोदी जिस ज़िद्दी स्वभाव के, और ख़ासकर ये थर्ड टर्म में नरेंद्र मोदी का एक अलग अवतार दिखाई दे रहा है। तमाम उलझनों के बावजूद जिद सबसे ऊपर है, कारण क्या है इसका? इसको राजीव जी जिद कहा जाए कि इसको ये कहा जाए कि आपने चुनाव किया है कि आपको समाज के किन मुद्दों के साथ, किन ताकतों के साथ खड़े होना है। ये आपका चुनाव है, ये आपका सोचा समझा एक चुनाव है कि आपको एप्स्टीन के साथ जिसका नाम आए उसके साथ आपको खड़ा होना है। ये आपने एक सोचा समझा फैसला है, एक केवल बर्थडे विश नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा। दूसरी बात जो बिरला जी की बात है, और भी हम लोगों ने साथियों ने भी कहा, मजे की बात यह है कि देखिए दलाई लामा की चर्चा हो रही थी। दलाई लामा निर्वासित तिब्बत की सरकार के स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। भारत में रहते हैं, धर्मशाला में। शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की फॉर्मर, वो भारत में रहती हैं। ये सुरक्षित है यहाँ पे भारत में, और भारत का प्रधानमंत्री भारत की संसद में सुरक्षित नहीं है। ये कितनी विरोधाभासी बातें हैं। महिला सांसदों सुरक्षित नहीं है, इनके लोग कह रहे हैं कि वो दांत काट लेती है। एक मजाक के तौर पे, कॉमेडी सर्कस के तौर पे अगर आप इस सरकार को और गठबंधन को चला रहे हैं तो यही सब उसके लक्षण है। दूसरा कि जो ट्रेड डील हुई है, जो राहुल गांधी की सवाल है, वो निश्चित तौर पे कपास और सोयाबीन के किसानों को तो तुरंत इसका जो झटका लगेगा, इसी फसल में, अगले फसल में लगेगा जैसे ही वो अमेरिका से आएंगे। लेकिन ज्यादा बड़ा प्रॉब्लमेटिक वो फ्रेमवर्क है जो एक तरफा व्हाइट हाउस ने जारी कर दिया है, और उस फ्रेमवर्क के तहत आगे सब रास्ते खुलेंगे। तो जो पूरा एक अभियान भारत का चला कृषि के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता का, रिसर्च का, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद, वो सब उल्टा हो जाएगा। वो सब कुछ अब भारत के का जो कृषि क्षेत्र है, जिसमें कि लगभग 70% आबादी हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो प्रभावित होगी। और ये कोई ऐसा नहीं होगा कि भविष्य के भी कोई सरकार आएगी उसको उलट देगी। ये अब ये लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत लॉन्ग टर्म चीजें कर रहा है। वो 25-30 साल तक हमारी नीतियों को प्रभावित करेगा। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात जो है वो मोदी जी ने कर दी भारत के लिए। और एक बात तो मैं
अभी एक उसकी, जैसे राहुल गांधी ज्यादातर भविष्यवाणियां करते, एक मैं भी कर दूं कि ट्रंप का जो कार्यकाल है वो 2029 तक है, जनवरी 2029 तक। टेक्निकली वो 2028 के नवंबर दिसंबर तक है, तो चुनाव वहां होंगे नवंबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल में उसका सामना नहीं करेंगे, आमने सामने ही नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर जी, आखिर आपसे भी वही सवाल कि आखिर क्या कारण है, ये जिद का कारण क्या है, या ये कुछ और है? नहीं, एक तो ये है कि भाई बचाव में कुछ कहने के लिए है नहीं ज्यादा कुछ। आपको खुल करके आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या समझौते हुए हैं, कहाँ आपने सरेंडर किया है, कहाँ नहीं किया है, कहाँ अमेरिका के हित में है, कहाँ हमारे हित में, ये बातें तो आपको बतानी पड़ेंगी। इसलिए उनको लग रहा होगा कि भाई अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं तो हमारी अंधभक्तों की जमात है, वो सब अपने लगे हैं, अपने अपने काम में कनकुआ तंत्र लगा हुआ है, गोदी मीडिया लगा हुआ है, तो वो लोग अपने ढंग से डील करेंगे। वो साफ साफ उनको लगता है कि आक्रामकता ही सबसे बड़ा बचाव है। इस थियरी पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रोडक्ट चलते हैं, तो उसी को वो पालन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है राजीव जी, जनता के बीच तो मैसेज जा रहा है, किसानों के बीच मैसेज जा चुका है, किसान अब लामबंद हो रहे हैं, सड़क पर आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आपकी समस्याएं तो बढ़ेंगी, बढ़ती रहेंगी। बस यही है कि विपक्ष अपने नेटवर्क के जरिए या जो भी मीडिया बचा खुचा जो भी मीडिया है, जिसको हम तटस्थ मीडिया कह सकते हैं, या जो थोड़ा प्रतिरोध की बातें भी दिखाना चाहता है, दिखाने का साहस रखता है, जोखिम मोल लेना चाहता है, उन लोगों को इन सारी बातों का सच सामने लाना चाहिए। और ये आ रहा, धीरे धीरे लोग आ रहा है। अब आप देखिए, न चाहते हुए भी अब आज नेहरू को लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि बार बार मोदी जी, बार बार उनकी पार्टी के लोग नेहरू पे इतना अटैक करते हैं, क्या बात क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो सच निकल के आने लग गया है। भाई नेहरू के बारे में, गांधी के बारे में तो दुनिया भर में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है ना, सिर्फ आरएसएस का साहित्य तो नहीं चलेगा। तो इसलिए अब नरवणे की किताब के बारे में सबको मालूम हो गया है कि भाई बात तो सही है, नरवणे जो कह रहे हैं उसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि जब चीन की फौजें आ रही थी, सामने सब कुछ हो रहा था और हम हाथ पे हाथ धरे हुए थे, उसके पहले डिसीजन लिया था कि साहब अब पॉलिटिकल डिसीजन ही निर्णायक होगा ऐसे मामलों में, और आप उनको कोई ये नहीं दे रहे हैं, कोई राय नहीं कर रहे हैं, जैसा लगे आपको उचित लगे वो कर लीजिए, ये लोगों के दिमाग में आ गया है। तो किताब छपी नहीं छपी उससे मतलब नहीं है। मैंने जैसा कहा, हमारे मित्रों ने भी उसकी तारीफ की है। भाई मोदी जी को साफ साफ ये बताना चाहिए, राजनाथ सिंह को साफ साफ बताना चाहिए कि नरवणे जो लिख रहे हैं वो सर झूठ है या सच है। सच है तो फिर आपकी वही बात है कि आपकी 56 इंच की छाती जो है सिकुड़ करके 36 सेंटीमीटर की हो जाती है, क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि चीन के खिलाफ हमारी फौजों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एक एक करके जो है, और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में घिर गए हैं, फंस गए हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं। बहुमत आपके पास है, अब वो बहुमत कब फिसल जाए, कब नहीं चला ये हो जाए, ये देखने वाली बात हो सकती है। उसे आप सोचिए कि निशिकांत दुबे जैसे लोगों की हैसियत ये हो गई है कि वो राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, नेहरू के बारे में बातें कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं वो सर्वोपरि है, उनको सब सवालों से ऊपर है। क्या मतलब भाई, वो इस देश के लोकतांत्रिक ताने बाने द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। अब वो किस तरह का चुनाव हुआ है, कैसा हुआ है, इस विवाद में ज्ञान फंसे हुए वो बताएंगे। वो जब उन पर महाभियोग आएगा तो वो बताएंगे कि किस तरह बने हुए हैं। लेकिन अगर जब तक इस देश में लोकतंत्र है, संसद है, तो संसद के अंदर देखिए, हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि भाई भारतीय जनता युवा मोर्चे के लोगों को आप संसद में भेज दीजिए, वो जवाब देंगे। नहीं, वो जवाब नहीं दे सकते हैं, संसद के सदस्य के रूप में भी नहीं जवाब दे सकते हैं। सवाल सरकार से है, सरकार के प्रधानमंत्री से है, क्योंकि समझौता भारत सरकार ने किया है और भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो जवाब तो उनको देना होगा, उनके विदेश मंत्री को, उनके वाणिज्य मंत्री को जवाब देना होगा। कोई ऐरा गहरा भारतीय जनता युवा मोर्चा या विद्यार्थी परिषद का नेता या भारतीय जनता पार्टी का पुजिया कोई भी आदमी नहीं जवाब दे सकता है, सांसद होकर के भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए इन बातों को ही करना चाहिए। जवाबदेही तो बनेगी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा।
जो अघोषित सेंसरशिप का दौर आप चला रहे हैं, घोषित सेंसरशिप का फल लोगों ने देख लिया है। अब अगर आप इस तरह से करेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता सब समझ रही है, जान रही है, बूझ रही है, मौके की तलाश में है। आनंद कुमार कब तक आपको बचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ज्ञानेश जी का शुक्रिया करते रहिए, उनको भी बधाई देते रहिए जन्मदिन की। लेकिन वो दिन आएगा जब लोग सवाल करेंगे, सड़क पर आएंगे, सड़क पर आके पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी बताओ, कपास के मामले में आपने क्या समझौता किया है, किसानों के हित में या अहित में आपने क्या समझौता किया है, आपने कहां सरेंडर किया, हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। भाई उसी दिन फैसला हो गया ना कि अब तो हम वहां से खरीदेंगे, अमेरिकी दबाव में खरीदेंगे। तो ये सारी बातें तो खुल के आ गई हैं राजीव जी, अब इसमें कहीं कुछ रिपीटिशन ही होगा, इसलिए हम अपनी बात को यही खत्म कर रहे हैं। और जवाबदेही तो होगी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे प्रफुल्ल जी आप इस मामले पे? कुछ नहीं सर, वो राहुल गांधी के सवालों को रिडिकुल कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। अरे वो चाहें तो इनको इतना ही शौक है कि वो जवाब दें तो उनको लाकर के विदेश मंत्री या सक्षम बना देना जवाब देने के लिए। काहे के लिए इतने समझदार लोगों को बाहर छोड़े हुए हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सर देखिए, बांग्लादेश की राजनीति बहुत जटिल है। वहां जो -2 की नीति आई थी, आप जानते होंगे, -2 की नीति आई थी, जिसके तहत शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों को अलग करके सैन्य प्रभाव वहां पर आया था। बाद में अमेरिकी हस्तक्षेप से और तमाम चीजें हुई, वो अपनी जगह पर है। लेकिन फिलहाल चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल में रहते हुए, भारत में रहते हुए शेख हसीना जिस प्रकार की राजनीतिक हवा दे रही हैं और चुनाव को अवैध बता रही हैं और क्या क्या बता रही हैं, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। यहाँ उनका राजनीतिक श्रम है, हमारे संबंध में जो भी सुधार होंगे इससे और बिगाड़ पैदा होगा। इसीलिए हम उस स्थिति को नहीं उठा सकते हैं। और एक बात मैं बहुत समय नहीं लूंगा, खेल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन, मातृ संगठन जो भी कह लें, मुझे पता नहीं मातृ पितृ में इनका महत्व किसको ज्यादा है, लेकिन जो भी संगठन है आरएसएस की पूरी फिलॉसफी सैन्यवादी है, मिलिटेंसी का है। ये सिविल अप्रोच में, सिविलिटी में मिलिटेंसी को घुसाना चाहते हैं और सैन्य प्रभाव बढ़ रहा है। हमारी राजनीति में भी तरह तरह से सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत चिंता की बात है कि सैन्य प्रभाव के लिए किस प्रकार से जगह बनाई जा रही है और आने वाले भविष्य में इसके कुछ संकेत और गहरे उभर सकते हैं। सर बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपने कही है आखिरी की, और ये सही है, उस दिशा में वो दिखाई भी देता है। बहुत सारे इसके अलग अलग अग्निवीर इस योजना का हिस्सा है। हाँ, अग्निवीर और भी बहुत कुछ। जी हाँ, इसी नरवणे साहब ने कहा था कि अग्निवीर की योजना हमारे पास शौक की तरह आई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी कुछ जोड़ रहे हैं इसी में। संजय जी, क्योंकि अग्निवीर का जिक्र नरवणे साहब की किताब में है और उन्होंने कहा था कि वो प्रपोजल नरवणे साहब का था और उन्होंने सिर्फ सेना के लिए कहा था इस प्रपोजल को, लेकिन सरकार ने उसको नौसेना, वायुसेना के लिए भी कर दिया। और सरकार का ये कहना था, मैंने किताब में लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है, मैंने अब छपी ही किताब नहीं है तो पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं या सही है, लेकिन उस किताब में लिखा है कि ये सरकार की योजना थी। और मुझे तो पता था, मैंने थल सेना को तो पता था, लेकिन वायुसेना और जल वायुसेना और नौसेना को ये आश्चर्य लगा कि ये अचानक कैसे आ गया और ये क्यों बनाया जाए। उसमें एक दलील ये भी थी कि समाज को लड़ाकू मिलेंगे। ये जो 4 साल में या 3 साल में और 5 साल में इनको रिटायर करने की बात थी ट्रेनिंग दे करके, तो उसमें ये दलील है कि समाज को लड़ाकू मिलेंगे। मतलब सब खबर भी छप चुकी है, पहले वो सब छप चुका है। ये किताब में ये सब बाकायदा व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है, इसीलिए किताब से दिक्कत है। मैं किताब का काफी कुछ अंश पढ़ गया और मुझे वो देख करके लग रहा है कि वो किताब ऐसी है कि सरकार की नीतियों का खुलासा करती है। ये बताती है कि सरकार जो है सेना के संबंध में फैसले कर रही थी, सेना प्रमुख की राय नहीं ले रही थी, और कई बार सेना प्रमुख सरकार की राय से भिन्न राय रखते थे। वो इसमें एक तो जेंडर इक्वालिटी पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको इंप्लीमेंट करने वाले चैप्टर में उन्होंने उसका लिखा है। अग्निवीर पे तो लिखा ही है और चीन वाले मामले में जो सार्वजनिक है उस पर लिखा ही है। तो वो किताब ऐसी नहीं थी कि कहते कि सी चैप्टर हटा दो एमओ मथाई की किताब से तो बाकी सब ठीक है। वो सी चैप्टर अलग से बिक रहा है एमओ मथाई की किताब का। और जो निशिकांत दुबे ने जो मामले को घुमा दिया वो ये कि हम किताब पे बात करेंगे और
उस किताब की बात कर रहे हो तो ऐसी किताब भी है। तो मुद्दा ये है कि इस किताब को छपने नहीं दिया गया और वो किताब सब छपी हुई है और प्रतिबंध के बावजूद निशिकांत दुबे पढ़ पा रहे हैं और ये छपी हुई किताब नहीं मिल रही है। तो ये अंतर है और उसको पूरे मुद्दे को घुमा दिया गया। और तमाम जिन किताबों की चर्चा उन्होंने की और कह रहे हैं कि जिससे कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं या नेहरू को बदनाम करना चाहते हैं या जो फोटोएं दिखा रहे हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है। और ये तो सेना प्रमुख को किताब नहीं लिखने दे रहे, आत्मकथा नहीं करने दे रहे हैं। तो ये हालत है और ये खुल रही थी बात, इसलिए घुमाने के लिए लोगों ने तरह तरह की बातें की जिसका कोई मतलब नहीं। अगर मतलब है तो सिर्फ यही कि आप एक सेना प्रमुख को अपनी बात नहीं कहने दे रहे, आत्मकथा नहीं कहने दे रहे, रिटायरमेंट के 2 साल बाद नहीं कहने दे रहे और एमओ मथाई की किताब छपी है, बिकी है और प्रतिबंध होने के बावजूद उसका प्रतिबंधित अंश भी उपलब्ध है। ये है अभिव्यक्ति की आजादी या लोकतंत्र या लोकतंत्र। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इनका लोकतंत्र। जी अमलेंदु जी क्लोजिंग 1 मिनट का समय है। जी राजीव जी, 1 मिनट तो काफी होता है, क्योंकि मोदी जी तो 1 मिनट में जो है 59 सेकंड में कई करोड़ का लोन दिलवा देते हैं। तो अब 59 सेकंड में मोदी जी ने देश को जो है गिरवी रख दिया है, ये भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि ट्रंप को 59 सेकंड नहीं लगा होगा ट्वीट करते हुए कि डील हो गई है, मोदी जी से बात हो गई है। तो बधाई हो मोदी जी को। इसी तरीके से देश बेचने का पुण्य कर्तव्य जो है अपना उसको जारी रखें, यही कहा जा सकता है राजीव जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, अमलेंदु जी आपका, प्रशांत जी, जयशंकर जी, प्रफुल्ल जी और संजय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस